हेलो गाइस, तो हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जिसमें फर्स्ट टाइप कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आपको याद दिला देता हूं, इसमें क्या था, नाम से ही क्लियर होता है। कॉम्बिनेशन का मतलब कंबाइन होना, जुड़ना। तो ये वो रिएक्शन थी जिनमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट जुड़ के या मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते थे। आपको ध्यान आ गया होगा। तो आज हम करेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। डीकम्पोज का मतलब होता है टूटना। देखिए, डीकम्पोज कंपोज वर्ड से अपोजिट है। कंपोज मीन्स बनना, जुड़ना, इकट्ठा होना। डीकम्पोज मीन्स ब्रेक होना, टूटना, स्प्लिट होना। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन नाम से ही क्लियर होता है, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिनमें एक रिएक्टेंट दो या दो से अधिक प्रोडक्ट्स में टूट जाता है। इसका स्केलेटन मैं आपको दे रहा हूं। जैसे ए बी सी, ये कोई रिएक्टेंट है, ये टूट जाएगा A प्लस बी प्लस सी, यानी कि यहाँ कोई बीच में प्लस साइन नहीं है, मीन्स ये एक कंपाउंड है कोई, और एक कंपाउंड दो या दो से अधिक प्रोडक्ट्स में टूट जाएगा। बीच में प्लस आया है तो इसका मतलब ये सब अलग अलग चीजें हैं। तो यहां से क्लियर हुआ ये स्केलेटन। तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। द रिएक्शंस इन विच a single reactant split, या फिर हम लिख सकते हैं ब्रेक डाउन into two or more products। देखिए, डेफिनेशन बहुत सिंपल है। द रिएक्शंस इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट्स या ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स, यानी कि एक रिएक्टेंट जो है दो या दो से अधिक प्रोडक्ट्स में स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, वो रिएक्शन डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। तो इसके लिए गाइस कंडीशन क्या होनी जरूरी है, क्या इसके लिए कंडीशन होती है। देखिए, तो ये डीकम्पोज कब होंगे, कोई ना कोई एनर्जी इनको चाहिए होगी तोड़ने के लिए, एक रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए। वो एनर्जी चाहे इन द फॉर्म ऑफ हीट हो, या इन द फॉर्म ऑफ लाइट हो, या इन द फॉर्म ऑफ करंट हो। तो इसको हम कोई ना कोई एनर्जी सप्लाई करते हैं, तभी कोई एक रिएक्टेंट दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में टूटना पॉसिबल है। तो गाइज, ये सब रिएक्शन इसी वजह से, जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसी वजह से क्या कहलाती हैं, दीज आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक, हम बात कर रहे थे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की। एक्सोथर्मिक नाम से ही क्लियर हो रहा था, चलो समझा देता हूं। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सो वर्ड एग्जिट से बना है, किससे बना है, एग्जिट से। और थर्म का मतलब होता है हीट या टेम्परेचर, हीट या टेम्परेचर। और एक्सो का मतलब होता है एग्जिट होना, एग्जिट होना। तो एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होते हैं जिनमें हीट एग्जिट होती है, इवोल्व होती है, निकलती है। और एंडो का मतलब होता है इन, यानी कि हमें सप्लाई करना होता है, देनी पड़ती है क्या, थर्म मीन्स हीट, थर्म मीन्स हीट। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच वी मस्ट सप्लाई हीट और टेम्परेचर टू फॉलो द रिएक्शन। तो क्लियर हुआ गाइस। तो ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं वो सब क्या होती हैं, एंडोथर्मिक होती हैं, ध्यान रखिए। क्योंकि इन रिएक्शंस के लिए ये तभी पॉसिबल होंगी जब हम उनको एनर्जी देंगे इन द फॉर्म ऑफ हीट, या इन द फॉर्म ऑफ लाइट, या इन द फॉर्म ऑफ करंट। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं इनके यूजेस की। तो यूज कहाँ होती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो गाइज, इन द सिंपल वे वी कैन से डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर यूज्ड टू इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये यूज की जाती है मोस्टली डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके गाइज, और ये हमारी बॉडी में भी किस प्रकार से रोल प्ले करती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, हमारी बॉडी में भी होती रहती हैं, जो हमें पता नहीं लगता है। जैसे कि हम फूड खाते हैं तो फूड में डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये सब जो है स्प्लिट होते हैं सिंपलर फॉर्म में, तभी हमें जाके एनर्जी मिलती है।
तो जैसे प्रोटीन स्प्लिट हो जाएंगे किनमें, अमीनो एसिड्स में डिकम्पोज हो जाएंगे वी कैन से, तो वो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है। या फिर फैट्स जो है डिकम्पोज हो जाते हैं फैटी एसिड्स में। तो इस प्रकार से हमारी बॉडी में भी ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो चलिए आगे इसके टाइप्स हम कर लेते हैं। इसके कुछ टाइप्स हैं, जैसे मैं कह रहा था बार बार कि हमें हीट सप्लाई करनी पड़ सकती है। तो फर्स्ट टाइप है इसका थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, नाम से ही क्लियर हो रहा है, थर्म वर्ड आगे कहीं पे भी मिले इसका मतलब होगा हीट या फिर टेम्परेचर। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो भूलो ही मत, ये जो ऊपर मैं समझा चुका हूं, यानी कि एक सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट होगा 2 या मोर देन 2 प्रोडक्ट्स में, बट आफ्टर हीटिंग इट। थर्म का मतलब आफ्टर सप्लाइंग हीट, तो इसी डेफिनेशन को यहां तक आप लिख सकते हो, आफ्टर सप्लाइंग हीट। ओके गाइस, तो डेफिनेशन मैं नहीं लिख रहा हूं, आप बस इसको एज इट इज लिख के आप बाद में लिख सकते हैं आफ्टर सप्लाइंग हीट, क्योंकि थर्म का मतलब है। तो इसका एग्जांपल क्लियर कर लेते हैं। जैसे कल एक एग्जांपल मैं डिस्कस कर रहा था KClO3 पोटेशियम क्लोराइड। तो इसको जब यहाँ ये ट्रायंगल का सिंबल लगाया था हमने, ये ट्रायंगल का सिंबल होता है हीट, तो ये बना था KCl प्लस O2। बैलेंस नहीं कर रहा हूं मैं इसको, बैलेंसिंग की कोई यहाँ ज्यादा आवश्यकता नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं। तो ये हीट करने के बाद ये डिकम्पोज हुआ था इनमें, तो इसको हम कह सकते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। या फिर देखिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, अगर इसको हम हीट करते हैं तो ये भी बनेगा CaO प्लस CO2, यानी कि सिंगल रिएक्टेंट है, वो हीट एनर्जी लेके ये 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में टूट जाता है, तो ये क्या कहलाती है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और जो ये गैस है तो इसके पीछे स्मॉल g लगा सकते हैं और ऊपर की तरफ एरो लगा सकते हैं, यानी कि ये गैस इस फॉर्म में इवॉल्व हुई है। सॉलिड के लिए S लगा सकते हैं, लिक्विड के लिए L लगा सकते हैं, और इसी तरीके से गैसेस के लिए G लगा सकते हैं। ओके गाइस, तो नेक्स्ट है इसका बी पार्ट, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्या होती है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन? ये वो रिएक्शन है जिनमें एक सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट होगा 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में आफ्टर पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। मतलब बिल्कुल सेम डेफिनेशन आप लिखेंगे, यहां इसके बाद लगाएंगे आफ्टर पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोलाइट मींस आफ्टर पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। तो इसके लिए जैसे हम कह सकते हैं वाटर को हम एज इलेक्ट्रोलाइट यदि यूज करें और ये एरो मार्क के ऊपर हम लगा दें करंट, यानी कि ये क्या बता रहा है कि करंट पास हुआ है, तो ये बन जाएगा H2 प्लस O2, यानी कि वाटर स्प्लिट हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग। तो यहां से इस प्रकार से आपको ये ध्यान में रखना है कि क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट पार्ट इसका हम कह सकते हैं थर्म, यानी कि हीट पास होने से हुआ, ये करंट पास होने से हुआ। अब है फोटोलाइटिक। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जिनमें एक रिएक्टेंट 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में कब टूटता है, व्हेन इट इज एक्सपोज इन सनलाइट। फोटो का मतलब होता है लाइट, और लाइट कैसी, मोस्टली सनलाइट हम कह सकते हैं। तो फोटोलाइटिक का मतलब यहां से यही डेफिनेशन आप पूरी लिख के यहां कह सकते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ओके गाइस, तो इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे सिल्वर क्लोराइड होता है AgCl, ये यहां लिख सकते हैं सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में ये Ag अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस की फॉर्म में इवॉल्व होती है। Cl2 जो है क्लोरीन गैस होती है, तो गैस के लिए आप यहां लगा भी सकते हैं छोटा सा G, और ये एरो मार्क क्या बता रहा है, गैसेस फॉर्म में वो इवॉल्व हुई है। दूसरा एग्जांपल हम
सिल्वर ब्रोमाइड भी ले सकते हैं, AgBr इन द सेम वे सनलाइट की प्रेजेंस में ये Ag प्लस Br2 हो जाएगा और ये ब्रोमीन गैस यहां से इवॉल्व होगी। तो ये हमने पढ़ा डीकंपोजिशन रिएक्शन के बारे में। तो चलिए इसको आप फास्टली चेक कर सकते हैं, कोई चीज नोट करनी है तो आप नोट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये भी बच्चों देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है, डिस्प्लेस होना, यानी कि वो चीज वहां से डिस्प्लेस हो जाए। देखिए इसका एग्जांपल देता हूं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। A प्लस बी एक्स गिव्स ax प्लस बी, यानी कि एक एलिमेंट ये है A, कोई भी एलिमेंट है ये, और एक B है एलिमेंट, उसके साथ कुछ चीज मिल गई, तो ये क्या बन गया, एक कंपाउंड बन गया। तो यहां पे यदि ये कब संभव है, यदि A मोर रिएक्टिव है किससे, B से, तब ये पॉसिबल है। A ज्यादा रिएक्टिव है B से, तो ये इसको यहां से डिस्प्लेस कर देगा और अब X के साथ खुद जुड़ जाएगा। तो देखिए X के साथ A आ गया और B अकेला रह गया। ये कब पॉसिबल है, जब A ज्यादा रिएक्टिव हो B से, ध्यान रखेंगे। तो डेफिनेशन लिख लीजिए, द रिएक्शंस in which a higher या मोर, कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं, हायर या मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, इसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। देखिए ये कंपाउंड था तो इसके कंपाउंड से इसको डिस्प्लेस कर दिया गया। तो इसका एग्जांपल कोई भी हम ले सकते हैं। इसके लिए आप एक रिएक्टिविटी सीरीज जरूर याद रखें, जैसे लिख दे रहा हूं, ये जो मैंने लिखे ये सब एलिमेंट्स लिखे हैं इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज कहलाती है। इसकी डेफिनेशन यदि आपसे कोई पूछे व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज, तो आप क्या कहेंगे, द अरेंजमेंट ऑफ द वेरियस एलिमेंट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। ये सभी मेटल्स हैं। लेकिन हाँ एक अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, ये जो हाइड्रोजन H4 हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है ये मेटल नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी ये इस सीरीज में क्यों रखा जाता है, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स में, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक एलिमेंट होता है और ये एक को लूज कर देता है, जैसे कि बाकी सभी मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं और इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के बन जाते हैं। तो इन द सेम वे ये भी क्या करता है, हाइड्रोजन मोस्टली केसेस में अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का बन जाता है। तो इस वजह से इसको भी मेटल्स की सीरीज में रखा गया है। तो देखिए K4 पोटेशियम, सोडियम Na से रिप्रेजेंट किया जाता है, Ca से कैल्शियम, Mg से मैग्नीशियम, Al से एल्यूमिनियम, Zn से जिंक, Fe आयरन है, Pb लेड है, हाइड्रोजन, Cu कॉपर है, Hg मरकरी है, Ag सिल्वर है, Au गोल्ड है और Pt प्लेटिनम है। तो इस प्रकार से ये सीरीज याद रखेंगे। ये क्यों बताई, क्योंकि तभी ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आना संभव है। इसके लिए आप कोई भी मेमोरी हिंट ले सकते हैं। जैसे मैं एक फनी सा इसके लिए मेमोरी हिंट लेता हूं, इसको मैं कह सकता हूं के से कौन, लिख भी देता हूं, कौन नहीं चाहता मैगी आलू
जिंक फैशन पलटा है, क्या होगा आगे और पीछे। तो गाइस ये तो मैंने आपके लिए एक छोटा सा मतलब एक मेमोरी हिंट रखा है फनी सा। कैसे आप देखो, ये लाइन याद रख लो, कौन नहीं चाहता मैगी आलू जिंक। क्या याद रखेंगे? कौन नहीं चाहता मैगी आलू जिंक, फैशन पलटा है, क्या होगा आगे और पीछे। मतलब 3 सेंटेंस में ये लाइन कंप्लीट हो जाएगी। कौन नहीं चाहता मैगी आलू जिंक, फैशन पलटा है, क्या होगा आगे और पीछे। तो उससे ये पूरी सीरीज याद रहेगी आपको। कौन, के से कौन बना, एन ए से नहीं, सी ए से चाहता, एम जी से मैगी, ए एल से आलू, जेड एन से जिंक और एफ ई फैशन, पी बी पलटा, एच से है, सी यू क्या बता रहा है क्या होगा, एच जी से होगा, ए जी से आगे, ए यू से और पी टी से पीछे। कंफ्यूजन कहां आ सकती है? देखिए जैसे पीबी और पीटी दो चीज है, यहाँ पे आप इनको कहीं कंफ्यूज ना कर जाएं। तो अल्फाबेट में बी पहले आता है, तो बी पीबी आप याद रखेंगे कि सीरीज में ऊपर पी वाले के साथ बी आएगा और नीचे टी आएगा। इसी तरीके से सी ए और सी यू में कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं, तो जो ऊपर है वो अल्फाबेट में ए पहले आएगा और यू बाद में, तो नीचे वाले के साथ यू, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो ये सीरीज है। तो यहां पे देखिए मैं लिखूं Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। ये आप एक याद रखें एक बात कि ये क्या है, मेटल, और ये क्या है, एसिड। तो कभी भी कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल का साल्ट और हाइड्रोजन गैस हमेशा इवॉल्व होती है। ये बात हमेशा याद रखें कि मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस हमेशा इवॉल्व होगी। तो देखिए ये तो ए की तरह है, कौन, जिंक, और बी कौन है यहाँ पे, H2, और X क्या है, SO4। तो देखिए ये जिंक जो है यहाँ H2 को हटा देगा और SO4 के साथ खुद जुड़ जाएगा, यानी कि जैसे कि यहाँ X के साथ जुड़ा था तो ये जुड़ गया इसके साथ और H2 को हटा दिया, वो बेचारा अलग हो गया। तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये कब पॉसिबल है, देख लीजिए जिंक ऊपर है और H नीचे है, तो ऊपर वाली चीज ज्यादा रिएक्टिव है, नीचे घटती जा रही है रिएक्टिविटी सीरीज। तो ऐसा पॉसिबल है अगर नीचे इनमें से कोई एलिमेंट हो, मतलब जिंक से ऊपर यहां मैं कहता कोई दूसरा एलिमेंट है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो ये थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आप इनको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आएगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नोट कर लीजिए फास्टली, इसको मिटा देता हूं। डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट नाम से ही पता लग रहा है, मतलब 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसका स्केलेटन कैसा है, देखो ए एक्स प्लस बी वाई, यानी कि ए के साथ x है और b के साथ y है। तो क्या हो जाएगा, 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगा, a के साथ तो y आ जाएगा और b के साथ x आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसकी डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, द रिएक्शंस in which 2 or more, टू कह सकते हैं, 2 reactants in which 2 reactants in the solution
two reactant in the solution react by exchange of their ions, react by exchange of their ions to form new compounds। देखो जैसे A तो पॉजिटिव है और B नेगेटिव, ये X नेगेटिव है, इन द सेम वे B पॉजिटिव है, Y नेगेटिव है। तो देखो इनके आयंस यानी कि चार्ज स्पीसीज, तो ये एक्सचेंज कर लेंगे, ये जो इसका नेगेटिव है वो इस वाला नेगेटिव इधर आ जाएगा और इस वाला नेगेटिव इसके पास चला जाएगा। तो हो गया, यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, एक्सचेंज हो गए इनके आयंस। ये वो रिएक्शन है जिनमें दो रिएक्टेंट सॉल्यूशन के जो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं बाय एक्सचेंज ऑफ देयर आयंस। इनके आयंस क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, और ये क्या बन जाएंगे, दोनों नए कंपाउंड बन जाएंगे। तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। तो कोई डाउट है तो आप इसकी डेफिनेशन क्लियर कर सकते हैं। तो अब इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। BaC बेरियम क्लोराइड BaCl प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4 गिव्स, ये आपस में ऐसे ही रिएक्शन करेंगे तो ये क्या बनेगा, BaSO4 प्लस NaCl। तो ये इसका एग्जांपल रहेगा, चेक कर सकते हैं आप, कोई डाउट है तो पूछिए। यानी कि Ba के साथ क्लोरीन हमेशा नेगेटिवली चार्ज होता है, ऐसे ही SO4 पे भी नेगेटिव होता है। तो ये आपस में एक्सचेंज करके Ba के साथ SO4 आ गया है, देखिए यहाँ पे इसके साथ था Na2 के साथ, तो और Na2 के साथ ये जो है Cl आ जाएगा। तो इसको बैलेंस मैंने करके नहीं लिखा है, यहाँ पे कोई ज्यादा जरूरी नहीं है बैलेंस करके हर रिएक्शन को हम लिखें, सिर्फ हमें जो है समझ आना चाहिए कि ऐसी टाइप की रिएक्शन क्या कहलाती है जिसमें दो बार डिस्प्लेसमेंट हुई है आयंस की, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगी। कोई डाउट? ओके, तो नेक्स्ट इसमें एक और एग्जांपल देख लेते हैं, कोई भी एक एग्जांपल देखते हैं। देखो AgNO3 प्लस NaCl, AgNO3 प्लस NaCl gives AgCl प्लस NaNO3 प्लस NaNO3। तो ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। आप चेक कीजिए, Ag के साथ यहाँ क्या है, NO3 है और Na के साथ Cl है। तो देखो Ag के साथ Cl आ गया है और Na के साथ NO3 आ गया है। तो ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट यहाँ हुई है। और एक बात और यहाँ आपको बता दूं कि जो AgCl है ये सॉलिड फॉर्म में है, और ये एरो मार्क नीचे की तरफ क्या बता रहा है, प्रेसिपिटेट्स बने, PPT। ये नीचे की तरफ एरो मार्क क्या बताता है, PPT मींस प्रेसिपिटेट्स। क्या होते हैं ये, वो अनसोल्यूबल सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन में बनते हैं और नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, तो ये प्रेसिपिटेट्स होते हैं। तो सिल्वर क्लोराइड के यहाँ प्रेसिपिटेट बने हैं, आप ध्यान रखेंगे। और ये एग्जांपल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है। चलिए इनको मिटा करके और अब नेक्स्ट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस क्या होती है, देखिए द रिएक्शंस इन विच प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड, वो रिएक्शन जिनमें प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। और अगर प्रेसिपिटेट्स को मोर क्लियर हम करना चाहें तो उसको देखिए हम लिख सकते हैं, प्रेसिपिटेट्स आर द अनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड सेटल डाउन इन द सॉल्यूशन। तो ये बात आप इसमें लिख सकते हैं जो मैंने आपको डेफिनेशन बोली है, द रिएक्शंस इन विच प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड। और नीचे आप लिख सकते हैं प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, दीज आर द इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड सेटल डाउन इन द सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट्स दीज। ओके, तो ये देख सकते हो आप, जो एग्जांपल मैंने दिया था ये डबल डिस्प्लेसमेंट का भी था, और इसमें ये क्या AgCl ये क्या बने हैं, प्रेसिपिटेट बने हैं। ये एरो मार्क नीचे की तरफ क्या बताता है,
प्रेसिपिटेट्स को बताता है। तो प्रेसिपिटेट बने हैं तो ये क्या कहलाएगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाएगी। ये किसका एग्जांपल है, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। तो आप याद रख सकते हैं। और अगर एरो मार्क ऊपर की तरफ है तो ये क्या कहला रहा था, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो इसका एक और एग्जांपल आप लिख सकते हैं गाइस, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का लिख लीजिए, FeS plus H2SO4, FeS plus H2SO4 gives FeSO4, यानी कि ये देखिए FeS यानी कि जो आयरन सल्फाइड था और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्ट हुए तो बना फेरस सल्फेट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S प्लस H2S। तो यहाँ पे भी आप क्या नोट कर रहे हो कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल हम इसको ले सकते हैं। तो चलिए गाइस इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, नाम से ही पता लग रहा है, न्यूट्रल करने के लिए। न्यूट्रल यानी कि जब कोई एसिड और बेस आपस में मिलता है और वो न्यूट्रल कर देती है उनको, ऐसी रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन कहलाती है। देखिए जैसे कि एसिड प्लस बेस गिव्स साल्ट प्लस वाटर, ये इसका स्केलेटन रहेगा। यानी कि ऐसी रिएक्शन जिनमें एसिड और बेस आपस में मिलके साल्ट और वाटर की फॉर्मेशन करते हैं वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, द रिएक्शंस इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, एसिड जैसे कि HCl हमने लिया, HCl एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेस हमने ले लिया NaOH, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये क्या बना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए ये क्या बना लेगा, NaCl प्लस H2O। NaCl क्या होता है, साल्ट होता है, सोडियम क्लोराइड। हम अपनी इक्वेशंस को अच्छा बनाने के लिए आप साथ साथ इनके नीचे क्या लिखते जाएंगे, इनके नाम। जैसे इसके नीचे लिखोगे हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड और वाटर। तो ये सब इसके नीचे आपको लिखना है। ध्यान रखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल। और भी आप बुक्स में बहुत सारे एग्जांपल दिए होंगे, सभी एग्जांपल्स आप सीख सकते हैं। सब में क्या कॉमन मिलेगा, एसिड और बेस मिलके हमेशा साल्ट और वाटर बनेगा। ओके, एक और एग्जांपल आप इसका कर सकते हैं, जैसे कि H2SO4 के साथ ये अगर मिलाया जाए, जैसे कि H2SO4 ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और इसमें अगर NaOH मिलाए हम तो ये बनाएगा Na2SO4। ये तो सोडियम सल्फाइड है, साल्ट है, लेकिन साथ में क्या बनेगा, वाटर, H2O। तो ये सब एग्जांपल है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप से या कमेंट्स के थ्रू, और अभी इनको आप नोट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए गाइस नेक्स्ट हम करेंगे अभी रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शन नाम से ही क्लियर हो रहा है, RED से तो क्या होता है, रिडक्शन, और OX से क्या होता है, ऑक्सीडेशन। द रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शंस। और अब इनको जान लेते हैं कि रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि किसी एलिमेंट का के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना, गेन होना। तो ये हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन कहलाएगा। या इसमें अपोजिट हम लिख सकते हैं लॉस ऑफ हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन का लॉस हो या गेन हो ऑक्सीजन का, दोनों ही क्या कहलाएंगे, ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, पहले ही नंबर पे है ये, तो इसको हम दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि हाइड्रोजन पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का यदि लॉस हो रहा है तो वो भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। यहां तीनों पॉइंट अपोजिट हो जाएंगे। रिडक्शन में लॉस होगा ऑक्सीजन का, क्या होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि यहां क्या था, गेन था। और यहां पे लॉस हुआ ऑक्सीजन का, तो गेन होगा किसका, गेन ऑफ हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का यदि गेन है तो हम लिख सकते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चे आप ये सब लिख सकते हैं, पॉइंट्स अच्छे हैं, आपको समझ आ जाएगी रिडॉक्स रिएक्शन। तो चलिए इसमें हम कर लेते हैं एग्जांपल के थ्रू रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि CuO प्लस H2, CuO प्लस H2 gives CuO प्लस H2, सॉरी Cu प्लस H2O। तो ये एक रिएक्शन है जो हमें ये देखना है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन में किस प्रकार से किसका रिडक्शन हुआ और किसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो देखो एलिमेंट में कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, यानी कि कॉपर ऑक्साइड। तो यहां पे अगर हम देखें दूसरी तरफ रिएक्टेंट में कॉपर क्या हुआ है, अकेला है। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है, ऑक्सीजन खत्म हो रही है। तो ऑक्सीजन का लॉस होना क्या कहलाएगा, देख लीजिए आप, ऑक्सीजन का लॉस होना क्या कहलाएगा, रिडक्शन। तो लिख सकते हैं रिडक्शन। किसका हो गया रिडक्शन, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया, क्या बन गया, कॉपर। और यहाँ हाइड्रोजन था और यहाँ पे हाइड्रोजन आप चेक कर रहे हो, तो उसके साथ ऑक्सीजन आके जुड़ गया, ऑक्सीजन गेन हुई है। तो ऑक्सीजन का गेन होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। याद रखेंगे। और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ध्यान रखिए आप, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, इनके अपोजिट है। जिसका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट। बुक्स में काफी एग्जांपल्स दे रखे हैं, आप उनके थ्रू इनको क्लियर कर सकते हैं। सब में मिलेगा इसी तरीके से, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से भी होगा। इसका एग्जांपल भी